हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज जो है केमिस्ट्री का टेस्ट है आप लोगों का, और आज भी फिर से 20 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं या आने की संभावना है। इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में पहले से आ चुके हैं और 10 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर एक ऑप्शन का भी, जिससे कि आप सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव ही 20 क्वेश्चन ही ना सीख पाएँ, उसके अलावा भी आप बहुत सारा इसमें सीख जाएंगे। एक वीडियो में आप 20 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का आंसर आप या 50 क्वेश्चन का आंसर आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है? तो हम लोग को बताना है कि कॉपर सल्फेट का अगर विलयन है CuSO4, ये होता है फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का। तो कौन सा ऐसा धातु है इन सब में से जो कि कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, मतलब कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है? तो आप लोग को अभिक्रियाशीलता जो है श्रेणी याद होगा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी आप लोग का अम्ल भस्म क्षार में भी काम देगा, इस चैप्टर में भी काम देगा। साथ ही साथ आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसमें भी अभिक्रियताशीलता जो है श्रेणी जो है वो आपको काम देगा। तो वो आपको याद कर लेना है। हालांकि मैं उसका ट्रिक इस वीडियो के अंत में बताऊंगा किस तरह से आपको याद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका AU। ठीक है, AU जो है आपका कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि AU क्या होता है तो कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे अभिक्रियाशील धातु अगर बात करें हम लोग तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, और सबसे कम देखें धातु कौन सा है तो सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो यही ऑप्शन में था कि कौन सा जो है कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कॉपर यहाँ पर है। ठीक है, तो कॉपर को इसके ऊपर के जितने भी तत्व हैं, धातु हैं, सब के सब विस्थापित कर देंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में से। लेकिन जो इसके नीचे के तत्व हैं, जो आपको दिख रहा होगा पारा, चांदी, सोना, ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों में से कोई भी अगर ऑप्शन होता तो वही आंसर होता हम लोग का। इसको किस तरह से याद करना है उसका ट्रिक वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। आप लोगों को वीडियो पॉज करते जाना है और आंसर देते जाना है, और फिर जो है सारा आंसर को आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को संरक्षित अगर करना होता है तो हम लोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस N होता है, इसका जो है संकेत जो है N होता है नाइट्रोजन का। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर संरक्षित रखना हो तो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। जो बहुत सारा पैकेट वगैरह होता है, खाने वगैरह का सामान भी, उसमें भी नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? ये क्वेश्चन करीब जो है एग्जाम में आपका 3-4 बार आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग कहते हैं LPG, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, L से लिक्विफाइड, P से पेट्रोलियम, G से गैस। तो इसका जो मुख्य अवयव, जो प्रमुख अवयव है वो कौन है? तो इसका प्रमुख अवयव जो है वो है ब्यूटेन। ठीक है, अगर इसका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रमुख अवयव कौन है तो ब्यूटेन। अगर इसमें ऑप्शन रहता कि कौन कौन हो सकता है यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में मीथेन नहीं होता है। ठीक है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, लेकिन प्रमुख अवयव जो है वो ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑप्शन ये मीथेन के जगह पर दे दे अगर कि तीनों, ठीक है, या इनमें सभी, अगर ये ऑप्शन मिले तो आपको वो मारना है। ठीक है, और अगर सिर्फ एक चुनना हो तो हम लोग ब्यूटेन को चुनेंगे। यहाँ पर मीथेन गैस का हम लोग जान लेते हैं बारे में। मीथेन गैस जो है इसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, और बाकी का भी आपको याद होगा ही, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। अगर नहीं याद है तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। कार्बनिक चैप्टर आपको पढ़ना हो, कार्बनिक यौगिक। तो अभिक्रिया 3Fe + 4H2O बनता है Fe3O4 4H2O। ठीक है, आयरन जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है और Fe2O4 बनता है। ठीक है, फेरस सल्फाइड ऑक्साइड बनता है। तो इसका हमको बताना है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है। ठीक है,
तो ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसे चीज़ को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं जो कि ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या कर सॉरी H2O जो है वो H2O क्या कर रहा है, तो ये Fe को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल जो है यहाँ पर ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग को पता होगा कि ये क्या होगा, तो ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ एक बार, अपघटन, अवकरण, दहन या संश्लेषण। तो ये जो होगा आपका आंसर जो होगा वो होगा दहन। दहन क्या होता है, तो कोई भी चीज़ जब जलता है और जल के उष्मा और साथ में प्रकाश देता है तो हम लोग कहते हैं कि उसका दहन हो रहा है। तो दहन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अभिक्रिया होता है और उसमें उष्मा और प्रकाश निकलता है। तो जब पेट्रोलियम गैस जलता है तो वहाँ पर उष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है। आते हैं हम लोग अपने 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है, याद रखना है, बिना ज्वाला के जलता है, मतलब जिसमें कि ज्वाला फ्लेम नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, इस तरह से फ्लेम जो है नहीं निकलना चाहिए। तो आपको पता हो कि मोमबत्ती में क्या होता है, तो मोमबत्ती में जो है ज्वाला निकलता है, ठीक है। फिर केरोसिन में भी क्या होता है, केरोसिन भी आप देखेंगे, केरोसिन में भी ज्वाला निकलता है, और कोयला में ज्वाला नहीं निकलता है, और मीथेन में ज्वाला निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना था कि बिना ज्वाला के, तो बिना ज्वाला का आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो कोयला जो है आप लोग को पता होगा ये बिना ज्वाला के ही जलता है, इसमें कोई भी जो है ज्वाला नहीं निकलती है। यहाँ पर एक चीज़ और जानने बात है आप लोगों को, मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि मीथेन गैस का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग जो है मार्स गैस के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला अभी तुरंत आप लोगों को बताया था, CH4 होता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो समीकरण 2Cu + O2 = 2CuO, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन का संयोग होता है और ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो हम लोग को बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अपघटन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, तीसरा है उदासीनीकरण और चौथा है अवक्षेपण। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कॉपर ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया एक होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का दोनों जो है साथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चूँकि ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवकरण, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग किस तरह से व्यक्त करते हैं, संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा या सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा ही कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या करते हैं, तो समीकरणों के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि A+B दोनों मिलता है, ठीक है, और प्रतिफल बनाते हैं आपके, मान लेते हैं C+D। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा लिखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5-6 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग तरह से। खाने का सोडा का अणुसूत्र हम लोग को लिखना है, ठीक है, खाने का सोडा का एक चीज़। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, Na2CO3, NaSCO3 या NaCl या NaOH। तो खाने का सोडा का एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, या तो खाने का सोडा बोलता है एग्जाम में या बेकिंग सोडा बोलता है। तो इसका आंसर होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। NaSCO3 को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बेकिंग में भी बॉ है और बाइकार्बोनेट में भी बॉ है, इसलिए जो है आप याद रख सकते हैं, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, खाने का सोडा। तो और एक यहाँ दिख रहा होगा आपको सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपको धोने का सोडा का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो Na2CO3। तो दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसका तो आपको पता होगा ही, इसको कहते हैं हम लोग साधारण नमक कहते हैं इसको, ठीक है, साधारण
आप चाहें तो नोट्स भी बनाते जा सकते हैं। साधारण नमक और NaOH को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। तो चारों के बारे में आप लोगों ने जान लिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आते हैं हम लोग अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पर। एसिटिक एसिड का अणुसूत्र क्या है? तो एसिटिक एसिड भी एग्जाम में 5-6 बार पूछ चुका है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, वो नाम भी आपको याद रखना है, वो होता है, इसको कहते हैं सिरका, ठीक है। इसको सिरका के नाम से भी जानते हैं। और सिरका का तेल हम लोग जो है अचार वगैरह में, ठीक है, अचार जो बनाते हैं उसमें हम लोग सिरका का तेल डालते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है बहुत दिनों तक वो संरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एसिटिक एसिड का अणुसूत्र क्या है? तो CH3COOH। और उसी तरह से अगर पूछे कि CH3COOH किसका अणुसूत्र है, तो एसिटिक एसिड या सिरका, ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखना है। आते हैं हम लोग अब 11वें नंबर क्वेश्चन पर। उभय विस्थापन अभिक्रिया है, तो हम लोग को बताना है कि इन सब में से उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसका ऑप्शन लगता है कट गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कोई उभय विस्थापन अभिक्रिया है या नहीं। तो 2H2 + O2 बन रहा है H2O, फिर 2Mg + O2 बन रहा है MgO। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में से कोई भी उभय विस्थापन अभिक्रिया तो नहीं है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर दिख रहा हूँ। तो अगर कोई उभय विस्थापन में हम लोग लें, जैसे कि NaCl + AgBr, या ऐसे लेते हैं NaNO3 + AgBr। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी जो है बना लीजिए। वो ऑप्शन नंबर सी में AgNO3 + NaCl, और ये बनाता है आपका AgCl + NaNO3, और चौथा जो है आप बना लीजिए ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा ही, पता चल गया होगा अभी तक तो कि इसका ऑप्शन जो होने वाला है सी ही होगा। तो इसमें एक चीज़ और जानने लायक है कि यहाँ पर जो है AgCl का जो है आपका अवक्षेप बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक का अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे। ऑक्सीकारक वो होता है जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन प्रदान करे, ठीक है। वैसा चीज़ जो ऑक्सीजन प्रदान करता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक। और या दूसरा चीज़ होता है कि वैसा चीज़ जो कि हाइड्रोजन का निष्कासन करे, उसको भी हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर है ही, तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक का काम करता है। 13 नंबर है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ऊष्माशोषी, दूसरा ऊष्माक्षेपी, तीसरा उपचयन, और चौथा संयोजन। तो आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा का जिसमें अवशोषण होता है उसको कहते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा निकलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 14 पर। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 9th में भी है और 10th में भी है। इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको जरूर याद करना है। ये दोनों में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में तो खैर एक ना एक क्वेश्चन इससे दे ही देता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जब अम्ल और भस्म बनता है? तो इसका आंसर आप लोगों को जरूर पता होगा कि इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। 15 नंबर में हम लोग आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा समीकरण असंतुलित है? ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा समीकरण असंतुलित है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में आपको देखना है कहाँ पर नहीं कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पर केवल लिखा हुआ है, या सिर्फ लिखा हुआ है, या जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था असंतुलित और लगा दिया गया है। तो इन सब बातों पर आपको एग्जाम में ध्यान देना है, क्योंकि इसी कारण क्या होगा, आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन वहाँ ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो वहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर नहीं वगैरह देखने में छूट जाता है और वहाँ पर आप गलती आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा जो है समीकरण असंतुलित है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संतुलित समीकरण मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ जो है
परमाणुओं की संख्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है और इधर भी 2 क्लोरीन है। तो पहला तो समीकरण संतुलित है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और गुना 2 6 है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 कट गया है, 3 दूनी 6 यहाँ पर भी है, और क्लोरीन एक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एक ही ऑप्शन यहाँ बच गया है, ये आंसर होगा, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। पीवी जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर सोडियम जो नाइट्रोजन जो है वो 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन आपको 1 ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो 16 नंबर में हम लोग आते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको 2 राउंड में भी पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है संक्षारण, दूसरा है गैल्वेनीकरण, तीसरा है रंग चढ़ाना और चौथा है पानी चढ़ाना। तो खैर पानी चढ़ाना तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, ठीक है। तो गैल्वेनीकरण इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, लोहा पर क्या होता है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, लोहा को हम लोग संक्षारित होने से बचा सकते हैं। जैसे एग्जाम में होता है कि संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या है, तो उसमें क्या होता है, रंग चढ़ा दिया जाता है, या उसको जो है गैल्वेनीकरण करके हम लोग संक्षारित कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण, ठीक है। लोहा पर जिंक की जो परत चढ़ाते हैं उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण अभिक्रिया। फिर 17 नंबर में हम लोग आते हैं। तो H2 और Cl2 मिल के बनता है 2HCl। इसमें H2 जो है ये क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अभिकारक, दूसरा है प्रतिफल, तीसरा है समीकरण और चौथा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, अभिकारक है, ठीक है। अभिकारक किसको कहते हैं, वो जो समीकरण में भाग लेता है, ठीक है। तो ये अभिकारक है और ये भी Cl भी क्या है, तो अभिकारक है, और HCl जो बन रहा है वो है आपका प्रतिफल, ठीक। और ये टोटल जो हम लोग लिखे हुए हैं इन सब को मिलाकर बनता है समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग को बताना था कि H2 के बारे में, तो H2 क्या है, तो अभिकारक है। आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन इसका नहीं हुआ है, एक ही 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो है आपका AgBr है, ठीक है। इसका हम लोग जो है फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा ये क्वेश्चन को एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है आप लोगों को। तो ये जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान की अनस्वरता का सिद्धांत, ठीक है। द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान आधारित होता है, ठीक है। ये कहता क्या है कि जब अभिक्रिया होगा, मान लेते हैं A और B दोनों रिएक्ट किए और प्रोडक्ट बना C या C+D, तो इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, इसका जो कुल द्रव्यमान है और C जो बना उसका जो कुल द्रव्यमान है, दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। यही होता है द्रव्यमान की अनस्वरता का सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है 2 नंबर के लिए। अब है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो 20वां नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोग जो है एक ट्रिक जानेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में इस सिर्फ तालिका से, ये जो तालिका आपको दिख रही है, इस तालिका से एक क्वेश्चन आपको पक्का है कि आना ही आना है, या 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये फाइनल है, 100% गारंटी है कि इस तालिका से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तालिका आपका 3 चैप्टर में है, एक तो फर्स्ट चैप्टर में है ही, फिर एक आपको सेकेंड चैप्टर में भी इसका काम पड़ने वाला है अम्ल वाला में, फिर धातु अधातु में भी इसका काम पड़ेगा 3रा चैप्टर, और एक चैप्टर जो है आपका ये रह जाता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, सबसे लास्ट चैप्टर मेरे ख्याल से 6 या 5 में है, तो इसमें है। तो एक साथ ये टेबल 4 चैप्टर में आ रहा है, इसलिए जो है इसको तो आपको निश्चित रूप से याद करना है, और किस तरह से याद करना है उसका ट्रिक भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु अगर बोले सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। अगर बोले सबसे कम कौन सा धातु है, ठीक है, सबसे कम सक्रिय धातु वो है आपका सोना, ठीक है। सोना जो है आपका सबसे
कम सक्रिय धातु है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको क्या करना है याद करके, ठीक है। तो पहले तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन, तो आपको बताना है पोटेशियम, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं। और जब पूछेगा सबसे कम तो बोलना है सोना, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में इसको और भी कई तरह से पूछा जाता है। जैसे कि अभी आपको पहला नंबर क्वेश्चन जो था उसमें क्या था कि कौन सी धातु है जो कि कॉपर को विस्थापित कर सकती है कॉपर सल्फेट के विलयन से। कॉपर सल्फेट के विलयन से कौन जो है कॉपर को विस्थापित कर सकता है, तो कॉपर को वही विस्थापित कर सकता है जो कि उससे ज़्यादा सक्रिय है। तो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय आपको दिख रहा होगा, ये सब कॉपर के ऊपर जितना भी है वो सब का सब ज़्यादा सक्रिय है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, लोहा। इसी तरह से हम लोग नीचे बढ़ते जाते हैं। फिर आता है बीच में हम लोग का हाइड्रोजन आता है, और फिर उससे कम है तो आपका कॉपर, फिर है आपका पारा, फिर है एजी जिसको कि हम लोग चांदी कहते हैं, और सबसे कम आता है आपका सोना, ठीक है। तो इस तरह से अभिक्रिया श्रेणी है, सबसे ज़्यादा है ऊपर वाला, ठीक है, ज़्यादा वाला है ऊपर वाला, और फिर धीरे धीरे नीचे कम होते जाता है। अब इसको याद रखने का ट्रिक हम लोग देखते हैं। तो पोटेशियम को याद करना, ये कनक, मांगे, आलू, जीरा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इतना याद हो जाएगा। कौ से हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम का साइन आपको पता होगा के होता है, तो हो गया कौ से के। फिर 9 से हो गया आपका सोडियम, Na, ठीक है, 9 से हो गया Na। फिर कौ से हो गया आपका कैल्शियम, तो हो गया ये आपका कनक, ठीक है। फिर मांगे हो गया आपका, मांगे से हो गया आपका Mg। फिर आलू से हो गया आपका एल्यूमिनियम। फिर Zn का हो गया आपका जीरा, ठीक है। तो कनक, मांगे, आलू, जीरा, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। फिर हम लोग नीचे देखते हैं। फिर टिन, लेड है, फिर मतलब हो गया आपका Fe, यहाँ से यहाँ तक फिर आपको एक साथ याद करना है। फिर टेन है, फिर से हो गया आपका Fe लोहा, टिन से हो गया आपका टिन, लेड से लेड, इसको हम लोग Pb सूचित करते हैं, और है मतलब हॉ से हो गया आपका हाइड्रोजन। फिर सबसे हम लोग लास्ट पे आते हैं। तो ये आपका है हाइड्रोजन के नीचे जो है चार को, उसको किस तरह से याद रखा जाए, तो कब होगी आगे ऑटो, ऑटो कब होगी, हम लोग को बाहर जाना है तो ऑटो कब मिलेगी। तो कब का मतलब हो गया आपका कॉपर Cu, फिर होगी से Hg पारा, और फिर Ag से आपका हो गया, आगे से हो गया Ag तो चांदी, और ऑटो से हो गया आपका औरम, जिसको हम लोग कहते हैं सोना, ठीक है। तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको याद कर लेना है। पहला हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक कनक, मांगे, आलू, जीरा, ठीक है। दूसरा हो गया फिर टिन, लेड है, और तीसरा पार्ट हो गया आपका कब होगी आगे ऑटो। तो इस तरह से 2-3 बार आप लोग कीजिएगा तो याद हो जाएगा खुद ब खुद। इसका क्वेश्चन धीरे धीरे और आएगा। और आज के टेस्ट का सबसे लास्ट आंसर जो है वो आपको देना है, और जो भी आएगा आपका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कमेंट करना है। और ये वीडियो आपको कैसे लगी वो भी आपको बताना है कि ट्रिक आपको पसंद आई या नहीं आई। रेडॉक्स अभिक्रिया में डैश होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, पहला ऑप्शन सिर्फ ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन सिर्फ अवकरण, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण अवकरण दोनों, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो में बीच में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मैथ का आपका वीडियो चल रहा है और ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगला टेस्ट आपका जो है मैथ्स का ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि साइंस का 2 टेस्ट हो चुका है, इस बार जो है टेस्ट होगा मैथ का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।